हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी ऑनलाइन क्लास बायोलॉजी के अंदर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कोशिका एवं कोशिका सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशिका को सेल बोलते हैं और इसको सेल थ्योरी कहते हैं। तो देखिए, कोशिका शब्द जो है हमारा कोशा वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? कोशा वर्ड। कोश कोशा कोशा मीन्स क्या होता है? कक्षा या कक्षक। ठीक है, या कोष्ठ। क्या? या कोष्ठ होता है। कोष्ठ यानी कि क्या होता है? ऐसी ऐसी संरचना जो क्या होती है, चारों तरफ से घिरी हुई होती है, उसे कोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसी के आधार पर बहुत सारे सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी के अंदर किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? पादप सेल पौधों के अंदर, पौधों के उतकों के अंदर उसने क्या देखा था? एक मधुमक्खी की तरह एक छत्ता देखा था और उस छत्ते का नाम दिया था। उसने क्या कहा था? उसने उन्हें कोष्ठक कहा था। भाई मधुमक्खी का छत्ता जो होता है किस तरीके से होता है? देखिए, इस तरीके से। यहाँ पर उसने इस तरीके से संरचना देखी थी पादप सेल के अंदर। कॉर्क कैम्बियम में उस पौधे के कॉर्क के हिस्से में उसने क्या थी? ये संरचनाएं देखी थी। ठीक है, तो उसने इसे क्या कहा था? उसने इसे कोशा कहा था। ठीक है भाई, तो किसने की थी? सबसे पहले खोज जो की थी सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो इसकी कोशिका के बारे में ये कह रहा है कि भाई कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सेलुला शब्द से हुई है। एक सेलुला वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है सेल्यूला। क्या है? सेल्यूला। ठीक है, अब सेलुलर का क्या अर्थ होता है? क्योंकि लैटिन भाषा है, तो लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है इसका? वो अर्थ होता है एक छोटी कोठरी, या मैंने आपको बताया था कि कोष्ठ यानी ऐसी छोटी कोठरी, यानी कि जो क्या होती है, चारों तरफ से घिरी हुई होती है, उसे कोठरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पादप कोशिकाएं कठोर जैसी दिखाई देती हैं, कोठरी जैसी दिखाई देती हैं। यानी कि ये क्या होती हैं? सूक्ष्मदर्शी होती हैं और क्या होती हैं ये? पादप कोशिकाएं होती हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर क्या होती हैं? कोठी जैसी दिखाई देती हैं। आगे कहा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के सेक्शन का अध्ययन करने पर सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। कॉर्क जो होता है, कॉर्केमियम, यानी लकड़ियों के जो हम क्या होता है, अगर पौधे के तने को काटे तो उसका क्या होता है? ऊपर वाला एपिडर्मल, फिर एपिडर्मल से नीचे जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क की कोशिकाओं यानी कॉर्क की स्टडी कर रहे थे, तो उस वक्त में उन्होंने इसका पता लगाया था। ठीक है भाई, तो ये है। आगे देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई कोशिका क्या है? कोशिका जो है वो जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, या जीवन की क्या होती है? जीवन की इकाई भी कहते हैं इसे। कोशिका को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो था इसका मीनिंग के बारे में। कोशिका क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका की परिभाषा आप शॉर्ट में ऐसे भी दे सकते हैं। कोशिका जो होती है वो जीवन की इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन की इकाई कहलाती है। जीवन की इकाई या यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, यूनिट ऑफ लाइफ। या दूसरी परिभाषा इसको हम ऐसे दे सकते हैं कि जीवधारियों के शरीर की, जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोशिका कहते हैं। ठीक है भाई, ये इसकी परिभाषा है। और अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो इंग्लिश के अंदर देखिए आप, इंग्लिश में जो है ये है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ
cell is the functional and structural unit of life. Structural unit, cell is the functional and structural unit of life. ठीक है, सेल जो है वो लाइफ भी कह सकते हैं या लिविंग बीइंग भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसमें हम? लिविंग बीइंग भी कह सकते हैं। ठीक है, किसे? यानी जो कोशिका है वो जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। क्यों कहेंगे इसे संरचनात्मक क्यों कहेंगे? जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक क्यों कहेंगे? क्योंकि हर एक जीवधारी जो की बॉडी होती है, चाहे वो सूक्ष्म जीवधारी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हाथी हो या व्हेल हो प्राणियों में, या बड़े से बड़ा क्या हो हमारा प्लांट हो, ठीक है, या छोटे से छोटा प्लांट हो, तो उसकी जो संरचना होती है, उसकी जो क्या होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी बॉडी जो बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है किससे? कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। जिस तरीके से क्या है, ये हमारा एक क्लासरूम है, क्लासरूम का निर्माण किससे हुआ है? ये दीवारों से हुआ है। और दीवारों से जो क्या है, दीवार किससे मिलकर के बनी है? दीवार जो मिलकर के बनी है वो ईंटों से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर के बनी है? वो ईंटों से मिलकर के बनी है। ईंट से ईंट मिलकर के क्या है, दीवारों का निर्माण हुआ है। ठीक है भाई, तो ये जिस तरीके से दीवार बनी है, पूरा भवन बना है, उसी तरीके से बॉडी, शरीर के अंदर जो कोई भी प्राणी का शरीर है या प्लांट का शरीर है, तो उसका भी निर्माण क्या है, ईंटों की तरह जुड़ करके, यानी कोशिकाएं से जुड़ करके हुआ है। ठीक है, कोशिकाओं ने क्या किसका निर्माण क्या होता है? कोशिकाओं ने, देखिए मैं आपको बता देता हूँ आगे तक के लिए। कोशिकाएं जो होती है वो आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करती हैं? कोशिकाएं मिल करके बनाती हैं ऊतक। क्या बनाती हैं? ऊतक। और ऊतक मिलकर के बनाते हैं क्या? ऊतक जो होते हैं वो बनाते हैं हमारे अंग, और अंग मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर के बनाते हैं किसका? जीवधारी का निर्माण करते हैं। क्या का निर्माण करते हैं? जीवधारी का। ठीक है भाई, तो जीवधारी के शरीर का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? अंगों से होता है, अंगतंत्र से होता है। अंगतंत्र अंग मिलकर के, जैसे क्या है, देखिए हमारा अंगतंत्र है क्या? श्वसन तंत्र है। हमारा डाइजेशन तंत्र है, यानी कि हमारा क्या है, हमारा जो है हमारा डाइजेशन सिस्टम है। डाइजेशन सिस्टम में जो अंग होते हैं, सबसे पहले हमारे दांत होते हैं जो भोजन को चबाते हैं, जबान होती है जो मिलाती है, फिर उससे आगे ग्रसनी है, फिर उससे आगे हमारा स्टोमक है, फिर क्या होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, मलाशय होता है। तो ये सब क्या होता है, पाचन तंत्र में आता है। ठीक है भाई, अब क्या होता है, तो उसका अंग तंत्र यानी पाचन तंत्र का निर्माण किससे हुआ है? बहुत सारे अंगों से हुआ है। उसके अंदर जबान भी आ गई, दांत भी आ गए, हमारे ग्रसनी आ गई, स्टोमक आ गया। फिर उनका भी निर्माण किससे हुआ है? ऊतकों से हुआ है। उसके अंदर क्या है, इच्छिक पेशियां भी हैं और अनिच्छिक पेशियां भी हैं। और फिर क्या है, उन पेशियों का निर्माण जो होता है, ऊतकों का निर्माण जो होता है, वो किससे होता है? वो होता है कैसे? वो होता है सेल से। ठीक है भाई, तो ये है, ये क्या होता है, हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं? हर एक जीवधारी का शरीर का निर्माण करती हैं। तो किसी भी जीवधारी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है विदाउट सेल के, यानी सेल के बिना किसी भी जीवधारी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ओके, आगे देखें। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्या, दूसरा पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये हो गया भाई क्रियात्मक इकाई और फंक्शनल इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कोशिका सिद्धांत। क्या है? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे हम। यहाँ देखें कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए कोशिका सिद्धांत में
कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। तो देखिए क्या थी सेल थ्योरी, ये दो वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी का दी थी। वो कौन कौन से जो थे वो वैज्ञानिक थे, मैं आपको बता देता हूँ। ये दो वैज्ञानिकों ने दी थी। एक तो थे क्या जूलॉजिस्ट, क्या थे जूलॉजिस्ट, यानी कि जूलॉजिस्ट कहते हैं प्राणी विज्ञान को, प्राणी वैज्ञानिक थे जूलॉजिस्ट, और इनका नाम था मैथियस स्लीडन, या स्लाइडन बोल सकते हैं हम, या स्लीडन कह सकते हैं, मैथियस स्लीडन। ठीक है भाई, स्लीडन यहाँ पर दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। ठीक है भाई, तो मैथियस स्लीडन और थियोडर स्वान, ये थे दो वैज्ञानिक, मैथियस स्लीडन और थियोडर स्वान। ठीक है भाई, ये दो वैज्ञानिक थे। ठीक है भाई, इन वैज्ञानिकों ने क्या क्या था, ये जो थे वैज्ञानिक, ये जूलॉजिस्ट थे और ये बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट किसे कहते हैं, बोटेनिस्ट कहते हैं जो क्या होता है, वनस्पति विज्ञान वेत्ता होता है, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं, उसे बोटेनिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने दोनों ने क्या क्या था, खोज की थी, और खोज करके कुछ रिसर्च की थी कोशिका पर, और कुछ सिद्धांत दिए थे। वो सिद्धांत क्या थे, ठीक है भाई, उनके बारे में जो सिद्धांत थे वो ये थे कि भाई नंबर 1 सिद्धांत था क्या, कि कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक इकाई है। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। सबसे पहले तो ये बात बताई कि सभी जीवधारियों के शरीर में कोशिका का पाया जाना आवश्यक है। अगर कोशिका नहीं पाई जाती है तो वो क्या होता है, वो जीवधारी नहीं होता है। सिर्फ इसे एक विकल्प को, वायरस को छोड़ करके, क्योंकि वायरस जो होता है वो जीवधारी और अजीवधारियों के बीच की कड़ी होता है, तो उसके अंदर कोशिका नहीं होती है, तो वो अकोशिकीय जीवधारी है। तो उन्होंने ये बताया कि हर एक जीवधारी के अंदर, जीवधारी की बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये था कि भाई जो दूसरा जो रूल था ये क्या था कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। यानी कि जो कोशिकाएं बनी हुई होती हैं, जो प्रेजेंट में दिखती हैं, वो भी किससे उत्पन्न होती हैं, कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। किन कोशिकाओं से, जो पहले से उपस्थित थी। तो क्या होता है, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से क्या होती है, इनका निर्माण होता है, जो कोशिकाएं प्रेजेंट में उपस्थित हैं। यानी कि नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी डेड होती रहती हैं। पुरानी से नयों का निर्माण होता है, फिर वो एडल्ट होती हैं, फिर उनसे नई बनती रहती हैं। तो इन्होंने ये रूल दिया था। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्या, ये था आपका कोशिका सिद्धांत था। ठीक है भाई, ये किसने दिया था, ये दिया कोशिका सिद्धांत थियोडर स्वान ने और मैथियस स्लीडन ने। ठीक है भाई, इन्होंने अलग अलग साल में, इन्होंने 1838 में कुछ रूल बताए थे, और इन्होंने 1938 में, इन्होंने 1838 में और इन्होंने 1839 में। ठीक है भाई, 1839 में इन्होंने रूल दिए थे ये कुछ। तो ये थे आपका क्या, कोशिका और कोशिका सिद्धांत। स्लीडन और स्वान ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।